हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन के बारे में। तो देखो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के अंदर लैंगिक जनन की जो घटना है वो किस प्रकार से संपन्न होती है इसके बारे में, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले तो बात की थी रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र की संरचना कैसी होती है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर था हमारा, उसके अंदर हमने बात की थी गैमीटोजेनेसिस के बारे में, अर्थात नर युग्मक के रूप में शुक्राणु और मादा युग्मक के रूप में अंडाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। और जब हमने देखा कि नर युग्मक के रूप में शुक्राणु और मादा युग्मक के रूप में अंडाणु का निर्माण हो जाता है, तो अब बात करेंगे कि इसके आगे की प्रोसेस क्या होती है। तो देखो, अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि लैंगिक जनन की, तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना आवश्यक रूप से देखने को मिलती है, और वो घटना कौन सी होती है? फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन। यानी कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन अगर हो रहा है तो वहाँ पर हमें जो है वो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया देखने को मिलेगी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि मनुष्य के अंदर निषेचन की क्रिया किस प्रकार से होती है, फर्टिलाइजेशन जो है इसका प्रोसेस क्या है, इस दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, जैसा कि आपकी बुक के अंदर लेसन नंबर 32 जो है वो है फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन, यानी कि मनुष्य के अंदर निषेचन। तो देखो, अगर हम निषेचन को आसान भाषा के अंदर बताएं तो जनरली ये कहा जाता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, यानी कि नर युग्मक के रूप में शुक्राणु और मादा युग्मक के रूप में अंडाणु के आपस में संलयन करने के परिणाम स्वरूप जाइगोट का निर्माण किया जाता है, और इस क्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। यानी कि अगर मैं सरल शब्दों में मैं कहूं तो मैं ये कहूंगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक के आपस में संलयन करने के परिणाम स्वरूप जो जाइगोट है या युग्मनज है, इसके निर्माण की जो क्रिया होती है वो ही क्या कहलाती है? फर्टिलाइजेशन, यानी कि निषेचन कहलाती है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखें तो उसके बारे में बात करते हैं, जहां पर मैंने इसको इस रिप्रेजेंट किया है फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन को कि नर और मादा युग्मक, ठीक है। यहां पर मेरा नर युग्मक से जो तात्पर्य है वो है स्पर्म यानी कि शुक्राणु से, और मादा युग्मक से तात्पर्य जो है वो है उवम यानी कि अंडाणु से। और युग्मक आप जानते हो हमेशा जो है वो अगुणित होते हैं, तो इसलिए मैंने इनको एन के द्वारा जो है वो रिप्रेजेंट किया है। तो क्या कह रहा है ये कि नर और मादा युग्मकों के प्राक केंद्रकों, जिसे अपने प्रोन्यूक्लियाई कहते हैं, के संलयन से जाइगोट के निर्माण की क्रिया को क्या कहा जाता है? फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। यानी कि जनरली अगर हम बात करें तब तो हम क्या कह देते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज यानी कि जाइगोट के निर्माण की जो क्रिया होती है उसको हम क्या कह देते हैं? निषेचन कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक नया शब्द डाल दिया गया है, और वो नया शब्द क्या है? प्राक केंद्रक या प्रोन्यूक्लियाई। तो इसके बारे में देखते हैं कि ये प्राक केंद्रक या प्रोन्यूक्लियाई जो है वो क्या है। तो देखो, जैसा कि हमने कहा कि नर और मादा युग्मकों के प्राक केंद्रकों यानी कि प्रोन्यूक्लियाई के संलयन से जाइगोट के निर्माण की जो क्रिया है उसको क्या कहा गया? फर्टिलाइजेशन कहा गया। तो अब बात करते हैं प्रोन्यूक्लियाई क्या है। जनरली जो सेल्स हैं हमारी, उनके अंदर क्या है? जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो क्या है? एक तो अपनी डिप्लॉयड फॉर्म के अंदर होता है, क्योंकि उसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्या है? पेयर्स के रूप में यानी कि जोड़ों के रूप में, इसका मतलब वो क्या है? डिप्लॉयड फॉर्म के अंदर। और इसके अंदर इन क्रोमोसोम्स के साथ साथ जो है वो अन्य कुछ घटक जो है वो और भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि डीएनए और हिस्टोन के अलावा इसके अंदर जैसे कि आरएनए है, और जो इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका जिसको बोलते हैं,
ठीक है। इसके अलावा भी कुछ अन्य घटक जो है वो और प्रेजेंट होते हैं एक न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जैसा कि आपने स्पर्म के निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जब हमने बात की थी, तो देखो कि एक तो यहाँ पर जो स्पर्म और ओवम है, इनका जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड फॉर्म के अंदर है, जबकि जनरल कोशिका में क्या है, डिप्लॉइड फॉर्म के अंदर, हैप्लॉइड फॉर्म के अंदर है। और दूसरा अगर हम बात करें स्पर्म की, तो इसके अंदर जो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स यानी कि जो आगे निषेचन के लिए जरूरी नहीं है, उन सभी पदार्थों को क्या कर दिया जाता है, वहां से रिमूव कर दिया जाता है। तो इसलिए हम उसे अब डायरेक्ट एक न्यूक्लियस न कहते हुए इसके लिए शब्द क्या यूज करेंगे, प्रो न्यूक्लियस, यानी कि उस न्यूक्लियस की थोड़ी सी प्रारंभिक अवस्था है वो, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्राक केंद्रक या प्रो न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ पर प्राक केंद्रक या प्रो न्यूक्लियस से तात्पर्य है कि जो यहाँ पर नर युग्मक के रूप में जो स्पर्म है उसका केंद्रक, और मादा युग्मक के रूप में जो अंडाणु है उसका केंद्रक। तो इसलिए अगर फर्टिलाइजेशन को परिभाषित किया जाए तो यह कहा जाएगा कि नर और मादा युग्मक के प्राक केंद्रकों यानी कि प्रो न्यूक्लियाई के संलयन से जो जाइगोट का निर्माण होता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। चूंकि स्पर्म जो है जो नर युग्मक के रूप में कार्य कर रहा है वो क्या है, अगुणित है, और ओवम जो कि फीमेल गैमीट के रूप में कार्य कर रहा है वो भी क्या है, हैप्लॉइड है। और जब दोनों ये आपस के अंदर मिलेंगे और मिल करके जब जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे तो n+n मिल करके जो जाइगोट बनाएंगे वो क्या होगा, 2n होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, द्विगुणित होगा। चलो, तो ये तो था फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन और उसका जर्नल इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक का आपस के अंदर संलयन होता है, तो इस दौरान जब नर युग्मक और मादा युग्मकों के साइटोप्लाज्म का संयोजन होता है, कि उनका आपस के अंदर नर युग्मक और मादा युग्मक का जो साइटोप्लाज्म है जब वो आपस के अंदर मिलता है उसका संयोजन होता है, तो इसके लिए एक टर्म जो है वो यूज में ली जाती है, और वो टर्म कौन सी आती है, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक के साइटोप्लाज्म का संयोजन होना। तो साइटोप्लाज्म का जो संयोजन है वो किस में आएगा, प्लाज्मोगेमी के अंदर। इसके बाद बात करते हैं कि अगर नर युग्मक और मादा युग्मक के प्रो न्यूक्लियाई यानी कि जो इनके अंदर मौजूद जो इनके प्राक केंद्रक हैं, जब इनका आपस के अंदर संयोजन होता है तो इसको क्या कहा जाता है, कैरियोगेमी। और इसी प्रकार से जब नर युग्मक और मादा युग्मक के अंदर मौजूद जो इनके क्रोमोसोम हैं, जो इनके गुणसूत्र हैं, वो आपस के अंदर मिल जाते हैं, यानी कि उनका मिश्रण बन जाता है, तो इस क्रिया को नाम देंगे एम्फीमिक्सिस, ठीक है। तो यहां पर हमने 3 टर्म्स के बारे में बात की, एक तो प्लाज्मोगेमी, दूसरी कैरियोगेमी और तीसरी एम्फीमिक्सिस। प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी का मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट के साइटोप्लाज्म जो है इनका संयोजन। कैरियोगेमी, कैरियोगेमी के अंदर अगर हम बात करें तो कैरियो शब्द जो है ये कैरियन को रिप्रेजेंट करता है, और कैरियन जो शब्द लिया जाता है यूज में वो केंद्रक के लिए लिया जाता है, ठीक है। तो यहीं से हमें अंदाजा लग जाएगा केंद्रक का। तो कैरियोगेमी, कैरियोगेमी का मतलब मेल और फीमेल गैमीट है, इनके अंदर प्रेजेंट जो इनका प्राक केंद्रक है या इनके प्रो न्यूक्लियाई है, इनका आपस के अंदर संयोजन क्या कहलाएगा, कैरियोगेमी। अब बात करते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फी का मतलब होता है उभय, उभय का मतलब दो का, और मिक्सिस यानी कि उनका आपस के अंदर क्या होना, मिक्सचर होना, यानी कि मिल जाना, मिश्रण बन जाना, ठीक है। तो जब देखो कि मेल और फीमेल गैमीट जो हैं, इन दोनों के जब क्रोमोसोम आपस के अंदर मिल जाते हैं और एक मिक्सचर बना देते हैं, मिश्रण बन जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहीं पर देखो कि इसके n थे, इसके भी n थे, दोनों मिल गए और दोनों ने मिल करके क्या बनाया, 2n। तो इसलिए कहा गया है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक के जो क्रोमोसोम हैं वो आपस के अंदर मिल जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, एम्फीमिक्सिस कहा जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं कि अगर जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया है, ठीक है, इसके अगर हम टाइप्स देखें तो फर्टिलाइजेशन जो है यानी कि निषेचन जो है वो संपन्न कहां पर हो रहा है, किस जगह पर यह क्रिया संपन्न हो रही है, इस आधार पर फर्टिलाइजेशन को 2 प्रकारों के अंदर बांटा गया है। कितने प्रकारों में, 2। कौन कौन सा, एक तो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन,
और दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन, यानी कि ऐसा निषेचन कि जब निषेचन की क्रिया प्राणी के शरीर के अंदर न होकर के बाह्य किसी माध्यम के अंदर संपन्न होती है, यानी कि शरीर से बाहर अगर कहीं पर निषेचन की क्रिया होती है तो इस क्रिया को क्या कहा जाएगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया कहाँ हो रही है? शरीर से बाहर। ठीक है, तो अब सपोज करो कि जब शरीर से बाहर निषेचन की क्रिया हो रही है तो इसके लिए किसी न किसी माध्यम की तो जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर क्या है, मेल और फीमेल गैमीट आपस के अंदर फ्यूजन कर पाए, क्योंकि अगर कोई मीडियम ही नहीं होगा तो फिर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में कैसे आएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की यानी कि बाह्य निषेचन की, तो हम ये कह देते हैं कि ये शरीर से बाहर होता है। और जब शरीर से बाहर होता है तो इसको करवाने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम या एक माध्यम चाहिए, और जनरली जो है वो इस माध्यम के रूप में कौन कार्य करता है? एक जलीय माध्यम जो है वो कार्य करता है, एक्वस मीडियम। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है या बाह्य निषेचन जो है वो शरीर से बाहर होता है, और बाहर कहाँ पर? सामान्यतः जलीय माध्यम यानी कि एक्वस मीडियम जो होता है उसके अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और जब जलीय माध्यम के अंदर देखने को मिलता है तो जनरल सी बात है, जलीय माध्यम जो है वो आसानी से किसके पास उपलब्ध होगा? जो जलीय जीव हैं या जो पानी के अंदर रह सकते हैं उनके अंदर होगा। तो इसलिए ज़्यादातर केस के अंदर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन जो है वो जलीय जो जीव हैं उन्हीं के अंदर देखने को मिलता है, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल्स जो है वो हमने यहाँ पर लिए हैं, जैसे कि एक तो मछलियाँ, जैसे कि लेबियो जो मछली है उसके अंदर एक्सटर्नल जो फर्टिलाइजेशन है वो देखने को मिलता है। इसी प्रकार जो एम्फीबियंस हैं, एम्फीबियंस जो है वो भी क्या है? पानी के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर भी ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, जैसे कि मेंढक। और इसके अलावा जो जितने भी इकाइनोडर्म्स हैं, इकाइनोडर्मेटा के जो सदस्य, उनके अंदर जो है वो भी क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि शरीर से बाहर, और शरीर से बाहर होगा तो एक माध्यम की जरूरत पड़ेगी, और उस माध्यम के रूप में कौन कार्य करेगा? एक्वस मीडियम यानी कि जलीय माध्यम। और किस किस के अंदर होगा? जैसे कि मछलियों के अंदर लेबियो, एम्फीबियंस के रूप में मेंढक, और ज़्यादातर जो इकाइनोडर्म्स हैं उनके अंदर। इसके अलावा भी कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन मेन जो है वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। अब बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन, आंतरिक निषेचन का मतलब ये कहाँ होगा? शरीर के अंदर होगा। ठीक है, और इसके आगे मैंने मेंशन भी किया है कि ये जो है वो मादा जनन नाल, ये फेलोपियन जो ट्यूब होती हैं ज़्यादातर, उनके अंदर ये क्रिया संपन्न होती है, यानी कि मादा का जो शरीर है उसके अंदर हो रहा है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह दिया, यानी कि मादा जनन नाल या फेलोपियन ट्यूब के अंदर। आगे अपने बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, कि जो अंड प्रजनक प्राणी है, अंड प्रजनक जिसे हम ओविपेरस भी कहा जाता है, अंड प्रजनक या ओविपेरस का मतलब होता है वे प्राणी जो एक फर्टिलाइज्ड एग जो है वो उत्पन्न करते हैं, और यानी कि एग लेइंग जो प्राणी है वो, और इनके अंडा जो है इसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच वगैरह वो भी प्रेजेंट होता है, इसलिए इनके एम्ब्रियो का जो आगे का डेवलपमेंट है वो इनके इस फर्टिलाइज्ड एग के अंदर इनके शरीर से बाहर होता है। ठीक है, तो ये जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है ये क्या है? एक तो अंड प्रजनक जो प्राणी होते हैं ओविपेरस, इनके अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि सभी पक्षी, ज़्यादातर जो प्रोटोथीरियंस हैं या रेप्टाइल्स हैं, इनके अंदर जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से ओवोविविपेरस जो हैं, जिन्हें हम अंडा शिशु प्रजनक जो है वो कहते हैं, जैसे कि सभी मर्सुपियल्स, इनके अंदर भी क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। इसी प्रकार से शिशु प्रजनक यानी कि विविपेरस जो हैं, जिसके अंदर सभी यूथीरियंस जो हैं वो आते हैं, इनके अंदर भी क्या होगा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमने बात की
कि फर्टिलाइजेशन के कौन कौन से टाइप हैं, किसके आधार पर कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो कहाँ पर रही है। अगर वो शरीर से बाहर हो रही है तो एक्सटर्नल, और अगर शरीर के अंदर हो रही है तो इंटरनल। चलो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ओविपेरस, ओवोविविपेरस और विविपेरस के बारे में बता देता हूँ कि ये क्या होता है। कि अगर संतान उत्पत्ति के आधार पर अगर हम प्राणियों को देखें तो हमें इनके कुछ प्रकार जो है वो हमने इनके डिसाइड किए हैं। जैसे कि पहले अगर हम बात करें अंड प्रजनक, ये प्राणी क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड या निषेचित अंडा जो है वो उत्पन्न करते हैं, और इनके अंदर एम्ब्रियो का जो आगे का डेवलपमेंट है वो इनके द्वारा उत्पन्न किए गए इस निषेचित अंडे के अंदर ही संपन्न होता है। जैसे कि ज़्यादातर पक्षी जो हैं जिनको आपने देखा होगा वो अपने घोंसले के अंदर ये अंडा देते हैं, जो निषेचित अंडा होता है, फर्टिलाइज्ड एग जो है वो होता है, जिसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट आदि का कवच भी मौजूद होता है। तो ऐसे प्राणी जो फर्टिलाइज्ड एग उत्पन्न करते हैं उनको क्या कहा जाता है, अंड प्रजनक कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको एक बार छोड़ते हैं और बात करते हैं शिशु प्रजनक या विविपेरस के बारे में। ठीक है, शिशु प्रजनक जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है कि ये प्राणी जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं, और इसे क्या कहा जाता है, विविपेरस भी कहा जाता है। तो देखो होता क्या है कि इन प्राणियों के अंदर क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जो जाइगोट बना, और इस जाइगोट से जो आगे का जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होता है, जो भ्रूण का जो विकास होता है, वो पूरा का पूरा विकास जो है वो इनके मादा सदस्य के यूट्रस यानी कि गर्भाशय के अंदर होता है, जहां पर ये फीटस जो है वो गर्भाशय के साथ प्लेसेंटा या अपरा के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है और उससे न्यूट्रिशन यानी कि पोषण आदि की प्राप्ति करता है। और जब इस एम्ब्रियो या फीटस का डेवलपमेंट पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो प्रसव की क्रिया के द्वारा जन्म लेता है, यानी कि ये प्राणी क्या करते हैं, डायरेक्ट शिशु को जन्म देने का कार्य करते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, शिशु प्रजनक या विविपेरस। और जितने भी जो यूथेरियंस हैं वो इसी का एग्जाम्पल है। जैसे कि हम अगर मनुष्य की बात करें तो वो भी क्या करता है, डायरेक्ट शिशु को जन्म देता है, तो वो किसके अंदर आएगा, शिशु प्रजनक यानी कि विविपेरस के अंदर। ठीक है, तो अभी हमने देखा ओविपेरस यानी कि अंडे जो देते हैं वो, और विविपेरस यानी कि जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं वो। तो अब बात करते हैं कि ये बीच वाली जो स्टेज है ये कौन सी है, जिसके लिए मैंने हिंदी में शब्द लिया है अंडा शिशु प्रजनक यानी कि ओवोविविपेरस। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगा, देखो तो इनके अंदर अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि ये न तो फर्टिलाइज्ड एग जिसके चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच है ऐसा अंडा भी उत्पन्न नहीं करते, और दूसरा इन प्राणियों की तरह पूर्ण विकसित जो शिशु है इनको भी जन्म नहीं देते। तो फिर देखते हैं होता क्या है कि इनके अंदर मादा के शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हुई, उसके बाद फिर जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, और जाइगोट से क्या हो गया, जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया। लेकिन इनके अंदर इनका जो यूट्रस है उसके अंदर प्लेसेंटा का निर्माण नहीं होता, जिसके कारण अब इनका जो डेवलपिंग एम्ब्रियो या जो वर्धिशील जो इनका गर्भस्थ शिशु है उसको माता के शरीर के द्वारा पोषण की प्राप्ति नहीं करवाई जाती गर्भाशय के अंदर। ठीक है, तो इसलिए अब ये अल्प विकसित अवस्था के अंदर ही प्रसव की क्रिया के द्वारा जन्म ले लेता है, और इसके बाद फिर इसको एक इनके प्राणियों के मादा सदस्य जो है इनके शरीर के बाहर की ओर एक थैली के समान संरचना पाई जाती है, और फिर ये इस अल्प विकसित जो शिशु है इसको क्या करते हैं, अपने शरीर के ऊपर पाई जाने वाली इस थैली के समान जो संरचना है उसके अंदर रखते हैं, जिसको मर्सुपियल सेक बोला जाता है, और जहाँ पर फिर इस शिशु का जो है वो आगे का विकास पूरा होता है, जैसा कि आपने कंगारू को देखा होगा। ठीक है, तो इन प्राणियों को नाम दिया जाता है मर्सुपियल्स, क्योंकि इनके अंदर क्या है, मर्सुपियन जो सेक है वो पाया जाता है थैली के समान संरचना। ठीक है, तो इसलिए अगर अंडे उत्पन्न करें तो अंड प्रजनक यानी कि ओविपेरस, अगर डायरेक्ट शिशु को जन्म दे तो विविपेरस यानी कि यूथेरियन या शिशु प्रजनक, और अगर मान लो कि इनके द्वारा जो है वो पूर्ण विकसित शिशु को जन्म न दे करके अल्प विकसित को जन्म दिया जाता है। ठीक है, और जिनके अंदर उस शिशु का आगे का पूरा विकास जो है वो मर्सुपियल्स
जो शेक है यानी कि उनके शरीर के ऊपर पाई जाने वाली थैली के समान संरचना के अंदर होता है, तो उसे नाम दिया जाता है अंडा शिशु प्रजनक यानी कि ओवोविविपेरस, जिसके अंदर कंगारू आदि जो है वो यानी कि सभी मर्सुपियल्स जो हैं वो आते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एक और टर्म्स की, और वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पहले मैं आपको बताता हूं इंसेमिनेशन के बारे में कि इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि नर सदस्य के द्वारा इनके शुक्राणु को मादा सदस्य के जनन मार्ग के अंदर स्थानांतरित करने की क्रिया क्या कहलाती है? इंसेमिनेशन कहलाती है। यानी कि शुक्राणुओं का नर सदस्य के शरीर से बाहर निकलकर मादा सदस्य के शरीर के जनन मार्ग के अंदर स्थानांतरित होना क्या कहलाएगा? इंसेमिनेशन कहलाएगा। और जनरली ये क्रिया क्या है? नेचुरल रूप से की जाती है मैथुन के दौरान। लेकिन अगर ये क्रिया कृत्रिम रूप से करवाई जाए, यानी कि किसी नर सदस्य के शुक्राणुओं को कृत्रिम रूप से प्राप्त कर लिया जाए और उसके बाद में फिर उनको कृत्रिम रूप से मादा सदस्य के गर्भाशय या वेजाइना के अंदर ट्रांसफर किया जाए, तो इस क्रिया को अब हम फिर क्या कह देंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने शुक्राणुओं को मादा के जनन मार्ग के अंदर कृत्रिम रूप से स्थानांतरित किया है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाएगा। तो देखो, जैसा कि हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है कि कृत्रिम रूप से शुक्राणु प्राप्त किए जाते हैं और इसके बाद इनको परिरक्षित और संचित किए जाते हैं, यानी कि प्रोटेक्ट किया जाता है और स्टोर करके रखा जाता है ताकि लंबे टाइम तक इनको काम में लिया जा सके। और इसके बाद आवश्यकता अनुसार मादा के गर्भाशय के अंदर इनको क्या कर दिया जाता है? स्थानांतरित कर दिया जाता है, ताकि आगे चल करके इसके अंदर फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया हो सके और इस प्रकार से कृत्रिम रूप से प्राप्त किए गए शुक्राणु या वीर्य को आवश्यकता अनुसार मादा के गर्भाशय में स्थानांतरित करने की जो क्रिया है वही क्या कहलाती है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या कृत्रिम वीर्यसेचन जो है वो कहलाती है। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य होता है पशुओं के अंदर नस्ल सुधार करना या उन्नत नस्ल के पशुओं की प्राप्ति करना। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें ह्यूमन की, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है या हमारा मेन लेसन जो है वो है फर्टिलाइजेशन का अध्ययन करना, किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। ठीक है, अभी तक हम जनरल इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो अब हम बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट ह्यूमन यानी कि मनुष्य के अंदर ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया किस प्रकार से होती है इसके बारे में। तो अगर ह्यूमन के अंदर यानी कि मनुष्य के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया की बात की जाए तो हम कहेंगे कि मनुष्य के अंदर एक तो क्या है, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है यानी कि आंतरिक निषेचन जो है वो पाया जाता है। और ये संपन्न कहाँ पर होता है? ये संपन्न होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, यानी कि अंडवाहिनी के अंदर ये निषेचन की क्रिया होती है। और अगर मैं अंडवाहिनी की बात करूं तो अंडवाहिनी के अंदर भी मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो अगर हम फैलोपियन ट्यूब की बात करें तो हम देखते हैं कि इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी जो इसका एम्पुला वाला जो भाग होता है, जो मुड़ा हुआ भाग होता है, उस एम्पुला भाग के अंदर क्या होती है? ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया या निषेचन की क्रिया होती है। तो देखो, अगर हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य के अंदर क्या है? एक तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि आंतरिक निषेचन होगा, और ये संपन्न कहाँ पर होगा? अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर, और फैलोपियन ट्यूब के भी किस भाग के अंदर? एम्पुला भाग के अंदर ये क्रिया संपन्न होगी। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के दौरान कौन कौन से पद आएंगे उनके बारे में। तो सबसे पहला जो चरण आता है वो आता है अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम, यानी कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुंचना। ठीक है, तो देखो, जो अंडाणु है, ओवम है, इसकी फॉर्मेशन कहाँ हुई? ओवरी के अंदर। ओवरी के द्वारा जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया हुई यानी कि अंडोत्सर्ग की क्रिया हुई, उसके द्वारा फिर जो है वो ये इस ओवम को जो है वो ओवरी से सिक्रीट कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। वहाँ से ये कहाँ पर आ गया? फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ गया, तो अंडाणु आ गया। और इसी प्रकार से जो मैथुन की क्रिया के दौरान नर सदस्य के द्वारा अपने वीर्य को मादा की वेजाइना जो है
उसके अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है। वहाँ से फिर ये स्पर्म जो है वो उसके यूट्रस में आते हैं, गर्भाशय में आते हैं, और गर्भाशय से फिर ये स्पर्म जो है वो कहाँ आएंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आएंगे, और इस फैलोपियन ट्यूब के फिर इस एम्पुला वाला जो भाग है वहाँ पर ये जो स्पर्म और ओवम जो है वो इनका आपस के अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा, और जिस क्रिया को हम क्या कह देंगे, फर्टिलाइजेशन, और इस क्रिया के द्वारा फिर किसका निर्माण हो जाएगा, जाइगोट का। तो अब हम देखते हैं कि जो ये स्पर्म है वो इनको वीर्य के रूप में वेजाइना के अंदर स्थानांतरित किया गया, तो वहाँ से ये चल करके जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पर मौजूद जो ओवम है वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं इसके बारे में, यानी कि शुक्राणु का अंडाणु तक पहुँचना, यानी कि अप्रोच ऑफ स्पर्म टू ओवम। तो देखते हैं कि स्पर्म यानी कि शुक्राणु की जो गति होती है, गति कहाँ से, कि वेजाइना से कहाँ पहुँचे, यूट्रस के अंदर, और यूट्रस से फिर इनको कहाँ पहुँचना है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मौजूद अंडाणु तक। ठीक है, तो ये शुक्राणु की जो गति है वो गर्भाशय के अंदर संकुचन तथा अंडवाहिनियों की जो कर्माकुंचनी गति होती है, जिसे प्रीस्टेलिटिक गति कहते हैं, इसके द्वारा संपन्न होती है। कि शुक्राणुओं की जो गति है कि गर्भाशय से उनको अंडवाहिनी के अंदर मौजूद जो ओवम है वहाँ तक इनको पहुँचना है, जो जनरल सेकेंडरी oocyte की फॉर्म के अंदर है, वहाँ तक पहुँचना है। तो ये गति जो है वो किस प्रकार से होगी, एक तो इसके अंदर हेल्प करेगा गर्भाशय के अंदर जो संकुचन, गर्भाशय जो सिकुड़ता रहता है, और दूसरा फैलोपियन ट्यूब की कर्माकुंचनी जो गति है इसके द्वारा। अब बात करते हैं ये कर्माकुंचनी गति जो है वो क्या होती है। तो देखो, सपोज करो कि ये मान लो एक फैलोपियन ट्यूब है, ठीक, इसके अंदर क्या है, फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है, और वो एक सीक्वेंस के अंदर होती है। जैसा कि आपने देखा होगा जो अर्थवॉर्म है वो जब आगे की तरफ गति करता है तो उसके अंदर भी क्या है, फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है, लेकिन वो एक निश्चित सीक्वेंस या एक लय के रूप में होती है, एक रिदम में होती है, जिसके कारण वो जो है वो अर्थवॉर्म एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है। तो इसी प्रकार से जो फैलोपियन ट्यूब है इसके अंदर भी जो है वो फैलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है, लेकिन वो एक रिदम के रूप में होती है। तो जैसे सपोज करो कि ये यहाँ पर स्पर्म है, ठीक है, और इसको मूव करके आगे की तरफ जाना है। तो अब देखते हैं कि फैलोपियन ट्यूब की ये कर्माकुंचनी जो गति है वो किस प्रकार से इसको मूव करवाने में हेल्प करती है। तो इसके लिए मान लो सपोज करो पहले ये इस पॉइंट से क्या होगी, सिकुड़ेगी, यहां पर, यहां से सिकुड़ गई, यहां से सिकुड़ेगी जब, तो इसके कारण ये स्पर्म जो है वो क्या करेगा, आगे की तरफ मूव करेगा, फिर यहां से तो फैल जाएगी, आगे से सिकुड़ेगी, उसके कारण फिर ये स्पर्म जो है वो थोड़ा सा आगे और मूव कर जाएगा, फिर उससे आगे सिकुड़ेगी, फिर स्पर्म थोड़ा सा और मूव करेगा, फिर ये यहाँ से सिकुड़ेगी, तो स्पर्म जो है वो इस प्रकार से इस अंडवाहिनी के फैलने और सिकुड़ने के कारण जो है वो आगे की तरफ मूव करता जाता है, यानी कि गति करता जाता है। तो इसलिए हमने कहा कि इसके अंदर जो स्पर्म की जो गति है वो गर्भाशय की संकुचन और अंडवाहिनी की कर्माकुंचनी जो गति है इसके द्वारा होती है। क्या, शुक्राणु की गति, यानी कि शुक्राणु का आगे की तरफ बढ़ना। इसके बाद ये कहा गया है कि स्पर्म जो है वो रैंडम गति दर्शाते हैं। रैंडम गति दर्शाने का मतलब ये है, अगर बात करें स्पर्म की गति के बारे में तो हम ये कहते हैं कि स्पर्म जो है वो रैंडम रूप से गति करते हैं। रैंडम गति का मतलब ये है कि जैसे ये मान लो अंडाणु है और यहां पर है ये स्पर्म, तो ऐसा नहीं है कि एक ये फिक्स डायरेक्शन के अंदर गति करता हो कि जैसे इस यानी स्पर्म जो है इसने यहीं पर ये टारगेट बना लिया कि मुझे जो है वो इस ओवम तक गति करके एक सीधी लाइन के रूप में पहुंचना है और ये सीधी गति करते हुए यहाँ तक आ जाए। ऐसा नहीं है कि ये एक ही डायरेक्शन के अंदर गति करके सीधा इस ओवम तक पहुंच जाए। इन स्पर्म के अंदर जो है वो क्या होती है, रैंडम गति होती है। रैंडम का मतलब ये स्पर्म जो है वो इस तरफ भी आ सकता है, इस तरफ भी आ सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इस तरह से रैंडम गति, ठीक है, किधर भी जा सकता है। तो अब देखो जब स्पर्म जो है वो यूँ रैंडम गति करते हैं कि किस दिशा की ओर भी बढ़ जाएं, तो
तो जब इनके अंदर इस प्रकार से रैंडम गति होती है तो इसके कारण जो है वो इन शुक्राणुओं के इस अंडाणु तक पहुंचने की जो संभावना है वो क्या हो जाती है, काफ़ी कम हो जाती है। देखो, अगर हम ये कहते कि स्पर्म जो है वो एक यूनिडायरेक्शनल जो पाथ है, एक निश्चित दिशा के अंदर गति करते हुए आगे बढ़ता है और सीधा जाकर के जो अंडाणु या ओवम है उसके साथ संलयन कर लेता है, तब तो जो है वो इनके आपस के अंदर मिलने की संभावना क्या हो जाती, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये टारगेट जो है वो यहीं से बना चुका है कि इसको इस ओवम तक पहुंचना है। लेकिन रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता और हम ये कह देते हैं कि स्पर्म जो है वो इसके अंदर क्या होती है, रैंडम रूप से गति होती है, यानी कि एक निश्चित कोई डायरेक्शन नहीं होती। ये इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इस तरफ इधर भी जा सकता है। तो देखो, अगर ये स्पर्म जो है वो इधर चला गया यूं, तो क्या इस स्पर्म का इस अंडाणु के साथ मिलना संभव है? नहीं। तो इसलिए हम ये मानते हैं कि जब इस प्रकार से ये स्पर्म रैंडम गति करते हैं, ठीक है, इधर उधर मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर, तो इस रैंडम गति के कारण क्या है, इन स्पर्म यानी कि शुक्राणुओं का अंडाणु तक पहुंच पाना जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो फिर अब इसको बढ़ाया कैसे जाए? तो इसीलिए हमने यहाँ पर कहा है कि स्पर्म जो है वो रैंडम गति करते हैं, इसलिए फिक्स नहीं होता कि जो स्पर्म है वो ओवम तक पहुँचे ही पहुँचे। यह जो स्पर्म का अंडे तक पहुंचना जो है वो एक संयोग वंश होता है, कोइंसिडेंस होता है कि वो पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता। क्यों? क्योंकि इनकी जो मूवमेंट है वो एक फिक्स डायरेक्शन में न होकर के कैसी होती है, रैंडम होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस स्पर्म के अंदर जब रैंडम मूवमेंट होती है, रैंडम गति होती है, जिसके कारण इस स्पर्म के अंडाणु तक पहुंचने की संभावना काफ़ी कम है, तो इस संभावना को बढ़ाया कैसे जाए? तो इसको बढ़ाने के लिए देखो, एक तरीका तो ये है कि यहाँ पर ये ओवम है, ये स्पर्म है। मान लो अगर ये अकेला ही शुक्राणु होता तो हो सकता है ये इधर चला गया या इधर चला गया, यानी कि इस शुक्राणु के इस अंडाणु तक पहुँचने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन अगर यहाँ पर इन स्पर्म्स की संख्या को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, यानी कि मिलियंस के अंदर इनकी संख्या कर दी जाए केवल एक ओवम के लिए, तो उन मिलियंस के अंदर जब इनकी संख्या होगी, काफ़ी ज़्यादा जब होगी, तो इनमें से कुछ स्पर्म जो हैं वो इस अंडाणु तक पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि जो स्पर्म है वो रैंडम गति दर्शाते हैं और अंडे तक स्पर्म का पहुंचना केवल एक संयोग वंश होता है, लेकिन इनका अंडे तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए इनके अंदर कुछ अनुकूलन या कुछ अडेप्टेशन है। और वो अडेप्टेशन क्या है कि पहला अनुकूलन तो ये है कि स्पर्म की जो संख्या है वो एग की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, ओवम की तुलना में क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसके कारण जो है वो कुछ शुक्राणु जो है वो अंडाणु तक पहुंचने में सफल हो जाते हैं। इसके अलावा जो अंडे का जो आकार है वो भी क्या होता है, शुक्राणु की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है, ताकि स्पर्म जो है वो इसके पास आसानी से अप्रोच कर सके, यानी कि यहाँ तक पहुँच सके। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि शुक्राणु का मादा गर्भाशय में प्रवेश के कुछ समय बाद निषेचन करने में सक्षम होते हैं, यानी कि जब स्पर्म गर्भाशय के अंदर पहुँच जाते हैं उसके कुछ समय बाद अब वो निषेचित करने के अंदर, यानी कि अंडाणु को फर्टिलाइज करने के लिए कैपेबल होते हैं। और इसके बाद आगे एक बात और बताई गई है कि अपनी जाति के ओवम, यानी कि यहाँ पर इसने पहले ही कंडीशन रख दी कि स्पर्म और ओवम जो है वो क्या होने चाहिए, एक ही जाति के होने चाहिए। अगर एक ही जाति के नहीं होंगे तो उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। तो इसलिए आगे ये अब क्लियर कर रहा है कि एक ही जाति के शुक्राणु के द्वारा अपनी ही जाति के अंडाणु को, यानी कि ओवम को फर्टिलाइज्ड करने की जो क्षमता होती है उसको नाम दिया जाता है योग्यता अर्जन या कैपिटेशन। यानी कि अपनी ही जाति के ओवम को निषेचित करने की क्षमता को स्पर्म की योग्यता अर्जन या कैपिटेशन कहा जाता है।